वहाँ पर 4-5 महीने होते नहीं और आप शादी कर लेते हैं अचानक से, तो ये तो स्थापित हो गया कि आपका छोटू के साथ कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। हिंदू धर्म में कहता है कि जहाँ से अर्थी निकलती है उस घर में 1 साल तक शहनाई नहीं बजती है, तो शादी कैसे हो गई? तो विधवा यदि आप हैं तो छोटू आपका पति हुआ, तो भैंसुर से शादी करना, आप हिंदू धर्म के मुंह पर करारा तमाचा मार रहे हैं कि अपने मंदिर में शादी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। बिहार में अररिया जिला का जो मामला है छोटू आरती अभी मीडिया में फिर से छा चुका है और 5 महीने पहले तो छाए हुए ही थे। सभी को मालूम है कि छोटू आरती का प्रेम कहानी, प्रेम प्रसंग, उसके बाद हत्या और उसके बाद अभी 5-6 महीना ये बीता नहीं और छोटू का जो बड़े भाई है मोनू, उनसे आरती ने शादी कर ली है। जबकि आरती जब यह घटना घटित हुई थी तो उस समय खुले तौर पर मीडिया में यह कही थी कि मैं छोटू का हमेशा विधवा बनकर रहूँगी, शादी नहीं करूँगी। और दूसरी बात, सभी को जैसे कि मालूम है कि ये जो हत्याकांड हुई प्रेम प्रसंग के बीच में, आरती ने अपने ही पिता, अपने ही परिवार जहाँ पे वो पली पढ़ी और बड़ी हुई, उन्हीं के खिलाफ हत्या का आरोप लगाए। उनके पक्ष में न जा करके अपने प्रेमी के जो परिवार वाले थे उनके पक्ष उन्हें साथ देते हुए उनके ऊपर में, अपने पिता के ऊपर में हत्या का आरोप लगाए और केस भी लड़ रही है। और अभी 5 महीने के अंदर ऐसा हुआ कि वह शादी कर ली छोटू के बड़े भाई मोनू से। ये कहाँ तक जायज़ है, इस संबंध में हमारे बीच बातचीत करने के लिए आज के समय में पटना हाई कोर्ट के सबसे चर्चित वकील शिवनंदन भारती जी अभी मौजूद हैं। इनके चैम्बर में मैं हूँ, इनसे मैं बात करूँगा। और जानकारी के लिए बता दूँ कि छोटू के जो पिता हैं उनके पक्ष का वकील है, उसका अहम कड़ी, उस केस का अहम कड़ी इनके पास में है, उनके वकील है, सभी को मालूम है। तो सर, सबसे पहले नेशनल न्यूज हंट चैनल पे आपको पहली बार आप आ रहे हैं, मैं आपको स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत धन्यवाद। जी, अभी मामला सर मीडिया में छाया हुआ है फिर से। छोटू आरती का प्रेम करो, अब मोनू कह सकते हैं, उनसे शादी कर ली। और ये आरती पहले यह बोली थी कि मैं ताउम्र छोटू का विधवा बन के रहूँगी। तो अभी जो ये शादी उनके बड़े भाई से किया, इसको आप जायज़ मानते हैं, उचित मानते हैं, क्या इसका कदम सही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप जिस प्रश्न को लेकर आप इस चीज़ पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ये मामला काफ़ी रुक के फिर से समाजों के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है। क्योंकि ये घटना ही कुछ नाटकीय क्रम है और ख़ास करके आप एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल हैं और आपका जो व्यूअर्स हैं वो ग्रामीण कल्चर में ज़्यादा हैं। सुदूर देहात में भी लोग आपको देखना पसंद करते हैं क्योंकि आप उसी के अंदाज में आप एक रिपोर्टिंग करते हैं। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि उन गांव में बैठे उन तमाम महिला, पुरुष, बुजुर्ग जो इस खबर पर अपनी नज़र बनाए हुए थे, उनको मैं अच्छे से ढंग से उस चीज़ पर एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिए, ये मोहब्बत की कहानी का जो नाटक हुआ था वो शुरू हुआ था आरती और छोटू से और अंत हुआ इसका मोनू और आरती पर। तो ये सवाल जो अब जो एक बहुत है, देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो हर आदमी की अपनी एक बहू बेटी है और हमारे बिहार की जो स्थिति है इसमें बहुत सारे जो पुरुष होते हैं वो बाहर में होते हैं, यहाँ पर पत्नी और बेटी को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में हर आदमी अनसेफ फील कर रहा है कि हमारे भी घर में, हर गांव में 2-4 गो उदंड प्रवृत्ति का लोग होता है, उचक्का होता है। तो उसको यदि इसको आप लाइसेंस दे देंगे तो हर घर में ज़बरदस्ती लोग घुसने लगेंगे, उदंड प्रवृत्ति के लोग, और लोग टुकुर मुंह देखता रहेगा। तो ऐसे परिस्थिति में समाज के उन तबके के लोग जो बाहर में रहकर हमेशा अपने बच्चों के प्रति उनको अनसेफ फील कर रहे हैं, ऐसा शंकित रह रहे हैं, उनके पक्ष की बात को मैं बता दूं कि उनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जो भी उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं उनको यही हासिल होगा जो छोटू की तरह जो है सो जान से हाथ गंवाना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में हम यही बात आप लोग को कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें जो भी आप देख रहे हैं उस पूरे घटना का मेन सूत्रधार,
मेन साजिशकर्ता जो है सो आरती है। वो झूठे मुकदमा में जो है सो अपने माँ बाप और अपने अन्य रिश्तेदारों को उन्होंने फंसाया और यहाँ से जो है सो वो फिर उसके घर में सातिराना तरीके से शिफ्ट कर गई और जो है निर्दोष और बेगुनाह लोगों को उसने जेल में डालने का काम किया। नहीं तो आप बता रहे हो कि झूठे यानी कि एक साजिश के तहत जो है ऐसा की है, तो यह प्रेम करना गुनाह है क्या? आप एक बार स्टेटमेंट दिए थे आपने कि ये अपने हवस के चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में ऐसा की थी, ये प्रेम हम इसको नहीं मानते हैं। और जहाँ तक हत्या की बात है तो हत्या नहीं, आत्महत्या हम उनको मानते हैं, क्योंकि उसके ऊपर में कोई निशान है ही नहीं। देखिए, दो बातें हैं अभी एक साथ, हम आपका दो प्रश्न है। जी। एक है केस के मेरिट पर बात, दूसरा है सामाजिक पहलू पर बात कि ऐसा क्यों की। तो इस चीज़ के बारे में आप एक दो बात समझिए। सबसे पहले और अहम बात जो इसमें हम बताना चाह रहे हैं आपको, तो देखिए सबसे पहले एक केस के मेरिट पर जाने से पहले उस बच्ची का हमने कभी हवस टर्म यूज नहीं किया। देखिए दो तरह का लगाव होता है, एक लगाव होता है भावनात्मक लगाव, भाव इंटरनल, और एक होता है फिजिकल रिलेशन या फिजिकल लगाव। तो फिजिकल जैसे हमारे आपके और हमारा प्रोफेशनल अभी आप आए, हमारा इंटरव्यू लिए चले गए, तो ये आपका एक जो है सो फिजिकल अट्रैक्शन है कि हमारी ज़रूरत थी, आपने लिया और आप चले गए। एक होता है तो मेरे मरने के बाद आपको कोई गम नहीं होगा कि चलो ये नहीं तो दूसरा वकील साहब से इंटरव्यू ले लेंगे। एक होता है भावनात्मक कि आपको हमसे इमोशनली जब अटैच होगा तो मेरे जाने के बाद आपको इतना गम होगा, तो जितना भावनात्मक लगोगा उतना ज़्यादा डिप्रेशन में आप जाएंगे। तो ये जो मोहब्बत की कहानी शुरू में उबार मार रही थी, उस टाइम में लगा कि ये बहुत ज़्यादा डीप भावनात्मक लगाव था आरती का छोटू के साथ। ऐसा उसने अपने आप को साबित करने की कोशिश की और इस वजह से वो लड़की इतनी मोहब्बत में पागल है, इतना जिसको आप मोहब्बत कहते हैं उसको मैं मोहब्बत नहीं कहकर भावनात्मक लगाव कह रहा हूँ। तो भावनात्मक लगाव इतना था कि वो अपने माँ बाप को इस कदर ठोकर मारकर वहाँ पर चली गई। वो प्रेम में वो पागल है ऐसा साबित करने की कोशिश की गई। परंतु आप ये मुझे बताइए कि यदि कोई आदमी भावनात्मक लगाव रहेगा जिस व्यक्ति से, तो क्या वो मर जाएगी? और बोली भी थी कि मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन छोटू की पूरी विधवा बनकर पूरा उम्र रहना पसंद करूंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। और वहाँ पर 4-5 महीने होते नहीं और आप शादी कर लेते हैं अचानक से, तो ये तो स्थापित हो गया कि आपका छोटू के साथ कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। ये स्थापित हो गया। और ये भावनात्मक, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि भावनात्मक लगाव व्यक्ति का रहेगा तो इतना कम टाइम में, यदि कहती है कि सामाजिक दबाव, झूठ नंबर 1 मैंने कहा कि भावनात्मक लगाव नहीं था, लोगों का इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए उसने इस तरह का ड्रामा रचा था। दूसरी बात आप देखिए, कोई आदमी दयालु होगा तो सबके प्रति दया होगा, क्रूर होगा तो सबके प्रति क्रूर होगा। तो यदि उसको ऐसा नहीं कि छोटू के साथ भावनात्मक लगाव, जिस माँ बाप ने उसको पैदा किया, जिस भाई ने उसकी रक्षा हमेशा की, उस भाई बहन माँ बाप सबको आप सलाखों के पीछे और फांसी की मांग करते हैं, इससे भी लगता है कि आप उससे भी आपको भावनात्मक लगाव नहीं था। अपने माँ बाप की कामना अंतिम दम तक लोग करता है, अपने आप को मिटाकर भी परिवार की रक्षा करता है। लेकिन वो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसको अपने माँ बाप के लिए कहता है कि फांसी दो, दैट मीन्स कि उसको भावनात्मक लगाव अपने परिवार से भी नहीं है। अब आ जाइए मोनू जो है, इस बात की क्या गारंटी है कि आपके साथ उसका भावनात्मक लगाव होगा? यदि जो आपको मैंने 2-3 उदाहरण दिया, तो इससे साइकोलॉजी को पकड़िए कि उसका भावनात्मक लगाव किसी के साथ न है और न रहेगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरी और अहम सवाल जो आपका था कि हिंदू धर्म के मुताबिक आप देखिए, शादी चर्चा भी इसलिए है, सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि उनको शादी की है, मुबारक हो, उसमें कहीं कोई ये नहीं है, उसका अपना व्यक्तिगत राय है, शादी किसी से करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चर्चा करना इसलिए लाजमी हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति आपको शादी करके मीडिया में आके संबोधन करके और वो मीडिया में अपने ही निजी जीवन को सार्वजनिक करती है और उसका जो है सो इम्पैक्ट हमारे समाज पर पड़ता है और समाज के वातावरण में जो है सो उसकी बातें गंदी बातें या जो भी गंदी तो नहीं कह सकते हैं, ये एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाने लगता है। तो युवा पीढ़ी कहीं गुमराह ना हो जाए, उनको क्लियरिफिकेशन देने के लिए तब सामाजिक तौर पर चर्चा की आवश्यकता पड़ जाती है। इसीलिए आप जो चर्चा कर रहे हैं तो मैं सोचा कि उस पर आपको भी बताऊं। तो उसमें तो एक तो चीज़ हुआ कि कोई भावनात्मक लगाव नहीं थी। दूसरी बात आप समझिए कि केस में आप जो बातें कह रही है उसका स्टेटमेंट 164 का बयान, 161 का बयान डायरी में जो आया है, उस पर यदि आप चर्चा करेंगे
तो उसमें शुरुआत में कहती है कि भाभी ने, देखिए कितने 4 तरीके से मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से बेगुनाह लोग हैं वो। जी। पहली बात, वो आरती कहती है कि मैं आई विटनेस हूँ, मैं चश्मदीद हूँ, मैंने अपनी आंखों से घटना को देखा। घटना की कड़ी में बताती है कि मेरी भाभी मोबाइल से बात करते हुए गई और वहाँ पर उस लड़का को बुलाई। जी जी। तब मैं वहाँ गई और वहाँ के बाद फिर भाभी भैया को बुला ली और भैया उस लड़का को पकड़ के लेके रूम में बंद कर दिया और मुझे दूसरे रूम में बंद कर दिए। अब इतना तो कहानी है। फिर वो कह रही है कि उस रूम में फलना 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 व्यक्ति उसको मारा, इल्ज़ाम है। उसी दौरान कहती है कि फिर मैं माँ बचाने के क्रम में जब मीडिया पूछता आपने बचाने की कोशिश क्यों नहीं किया, तो कहती है कि मैं मामा के पास, उसके जो रिश्तेदार हैं उनके पास गया, वो लोग आए नहीं। फिर एक बात उठती है कि वो कहती है कि मैंने ही आरती के छोटू के पिताजी को कॉल किया मोबाइल से। जी जी। अब ये बात बताइए कि जब मोबाइल उसके भाभी के हाथ में था उसी के स्टेटमेंट से, जी जी, तो उसके पास मोबाइल कैसे गया? नंबर का नंबर सेकंड की यदि आपको रूम में बंद कर दिया गया, तो महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि थी कि दूसरे रूम में भी क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। तो क्या इसको दिव्य दृष्टि थी कि इसको एक रूम में बंद कर दिया गया, वो लड़का को दूसरा रूम में बंद कर, कौन मार रहा है, क्या मार रहा है, कैसे देखी? और तीसरी बात की वो जब मोबाइल इसके पास नहीं था तो वो फोन कैसे की? और यदि उमेश यादव का आप स्टेटमेंट लेंगे तो कहता है कि हमको आरती ने फ़ोन करके बताया। तो इस बात से ये प्रमाणित हो जाता है कि छोटू के माने आरती के हाथ में मोबाइल था, उसने ही लड़का को बुलाई थी और ये सारे चक्रव्यूह में रच के इन लोगों को फंसाई। तो ये जो लॉजिक है इसके पीछे, ये केस का एक बहुत ही स्टेटमेंट जो मैंने दिया वो हमने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर दिया। घटना को ना आपने देखा, ना मैंने देखा, ना समाज ने देखा, और ना जज ने देखा, ना वकील देखता है, कोई नहीं देखता है। सबूत के आधार पर होता है, सबूत हालांकि कॉन्कॉक्टेड भी होता है। तो मैं इस परिस्थिति में आपको बता दूं कि वो जो है तो निर्दोष लोग, बेगुनाह लोग इसमें फंस गए हैं। जो यदि बयान का ही महत्व होगा तो 2 आदमी का पब्लिकली मीडिया के माध्यम से बयान आया है। एक आरती की दादी, वो भी एक महिला है, और एक आरती। आरती के बयान में बहुत वेरेसिटी है, भावनात्मक लगाव नहीं है। यदि वहाँ भी गई और वो पूरी उम्र का बोली थी, कम से कम हिंदू धर्म में कहता है कि जहाँ से अर्थी निकलती है उस घर में 1 साल तक सहनाई नहीं बजती है, तो शादी कैसे हो गई? दूसरी बात, आपने कहा कि मैं उसकी विधवा हूँ, तो विधवा यदि आप हैं तो छोटू आपका पति हुआ, तो भैंसुर से शादी करना, आप हिंदू धर्म के मुंह पर करारा तमाचा मार रहे हैं कि आपने मंदिर में शादी किया। आप कह देते कि हम, बोलती है कि मैं धर्म नहीं मानती हूँ, तो फिर मंदिर में आप क्यों शादी करने गए? आप तो नापाक इरादा जो है आपका हिंदू धर्म को बदनाम करने का और मखौल उड़ाने का, कि आप भैंसुर से शादी करने की, जिस हमारे सभ्यता में ये बात है कि भैंसुर के बिछौना पे बैठता तक नहीं है महिला, अब उस बिछौना पर आप आराम करेंगे, सोएंगे? तो आप तो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। और वो लड़का भी मुस्कुराते हुए जैसे लग रहा है कि उसको भी, मुझे देखिए इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि मुझे एक महिला शुरू से जिसको लगा कि बेटा का डीपली इमोशनली अटैचमेंट था, तो वो छोटू के माता जी का है। उनका कभी हंसता हुआ चेहरा नहीं, गमगीन चेहरा नजर आया है। और अन्य लोग जो हैं, इस हत्या का जो आरोप है वो बेबुनियाद है। आप ये कह सकते हैं कि इस मौत पर भी अपना रोटी सेक रहे हैं, चाहे वो दोनों पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये आरती और ये कॉमर्शियल बेनिफिट लेने के लिए यूट्यूब चैनल बनाकर उस चीज़ को मसाले के तौर पर इस्तेमाल करके वो पैसा और इनकम का जरिया बना लिया है। और जो बेगुनाह लोगों को बेवजह जेल में रखा गया है, तो हम बेगुनाहों को बचाने के लिए अपना सारा काम कर रहे हैं। यही हमारा जो है इसमें योगदान है। जी सर, लास्ट में एक अहम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। ये जो घटना घटित हुई है अररिया में, और इस तरह का घटना आजकल देहातों में भी देखा जाता है, जबकि पहले कुछ समय पहले ऐसा देहातों में नहीं देखने को मिलता था, शहरों में देखने को मिलता था। और लड़का लड़की, एक कहावत है मिथिलांचल में, मियाँ बीबी राजी तो का करेगा काजी। तो दो यानी लड़का लड़की किसी से प्रेम किया, एक दोनों राजी हो जाने के बाद अपना शादी रचाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में क्या होता है कि जो अभिभावक है, जो पिता है या माँ है, कई मामले में ऐसे देखा जाता है कि उनके प्रेम को पसंद यानी कि उसमें शादी करने से राजी नहीं होता है। लेकिन लड़का लड़की जब है, ऐसा कानून है, अगर वो राजी है तो शादी कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं, आप एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं आप, ऐसा कानून बननी चाहिए? प्रेम कोई दिक्कत नहीं, प्रेम होनी चाहिए,
लेकिन शादी जहाँ तक बात हो तो इसमें सहमत अभिभावक यानी कि पिता और माता को जरूरी होनी चाहिए। ऐसा कानून तो नहीं है, लेकिन ऐसा बननी चाहिए या नहीं? देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न आपने उठाया। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि पिता से बढ़ के कोई सलाहकार नहीं होता और माँ से बढ़कर कोई आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता है। जी। तो वो यदि जैसे सूरज है ज़िंदगी में, तो आपको धूप लगेगा, चुलचुलाहट होगी, लेकिन जिस दिन वो सूरज हट गया तो ज़िंदगी में अंधेरा छा जाएगी। तो माँ बाप का योगदान यही होता है एक मार्गदर्शक के तौर पर। जी जी। तो माता पिता का सम्मान यदि आप करते हैं, आदर करते हैं, तो उनके वो आप अपनी बात को रखिए। आप यदि किसी, देखिए ये नेचुरल फेनोमेना है। यदि आपका फिजिकल और मोहब्बत दो अलग अलग चीज़ है। तो फिजिकल अट्रैक्शन बच्चों में इसीलिए रखा गया कि वो एक उम्र में वो कुछ नहीं देखता है कि क्या है नहीं है जिंदगी, और 18 से पहले उसकी समझ नहीं होती है, वो जो बचपना होता है। इसीलिए कानून में भी ये जो प्रावधान है वो 18 और 21 का प्रावधान रखा गया। लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष का उम्र निर्धारित किया गया, तो ताकि उसको समझ है, मैच्योर हो। तो माता पिता तो सारे जो जिस दौर से आप गुजरे हैं उस दौर को उन्होंने जिया है, तो वो जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस में है जनरली। तो माता पिता का तो सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। तो माता पिता को लगता है कि फिजिकल अट्रैक्शन है, ये नेचुरल है। कोई बच्चे यदि करते भी हैं तो उसमें बहुत ये बात ऐसी नहीं है कि वो बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक अपना अनुशासन है। उदंडतापूर्ण कोई कार्य नहीं करनी चाहिए। जिंदगी है तो बहुत जगह इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन उदंडतापूर्ण कार्य जब आप करते हैं तो अपने माता पिता का सम्मान को आप ठेस पहुंचाते हैं समाज में। और आपने कहा कि ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो बड़े ही अदब के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको बढ़ावा देने में समाज के सभी तबके के लोगों का इसमें योगदान है। अब कहेंगे सभी तबके का, मैंने इसलिए कहा कि समाज में अभी भी उदंड प्रवृत्ति के लोगों की संख्या कम है और सभ्य लोगों की संख्या ज़्यादा है। 99% लोग सभ्य हैं, संस्कृति को मानने वाले हैं। 1% उचक्का टाइप के कुछ लोग हैं, परंतु उचक्का टाइप के लोग फेसबुक व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर कर उस पर अपनी गहरी प्रतिक्रिया देते हैं और उस पर उछलते हैं। तो चारों तरफ, और जो अच्छे तबके के लोग हैं इसको देखना भी नहीं पसंद करते हैं, इस खबर को, इस पर नज़र भी नहीं देते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं देते हैं। तो भाई अभी यदि दिन है, आप आंख बंद कर लेंगे तो रात नहीं हो जाएगी। सही बात। दिन है तो दिन है। तो आप जो अच्छे लोग हैं जिनको लगता है कि ये गलत हो रहा है समाज के अंदर, तो ऐसे परिस्थिति में यदि आप आंख बंद कर देते हैं, जिस वजह से ये इस तरह की घटनाएं का जो है सो बढ़ावा मिल रहा है। तो अच्छे लोग जितने हैं, यदि आपको लगता है कि समाज को बचाना है, तो समाज में वही मैसेज आया। बच्चे को लगा कि आरती ने जो काम किया बहुत चर्चा हुआ, तो सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग इस तरह की घटनाएं करने लगे हैं। लड़कियां बेखौफ हो गई है, माँ बाप डरे हुए हैं कि लगता है कि हम यदि लड़का को कुछ कह देंगे तो आरती की तरह बवाल होगा और हमारा इज्जत प्रतिष्ठा सब चला जाएगा, जेल चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि इसमें चट्टान की तरह मुझे अपने स्टेटमेंट पर खड़ा होना पड़ा। मैं एक वकील हूँ, लेकिन इस वकील के लिबास के अंदर एक इंसान है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपने देश में जो यदि कोई व्यक्ति कोई गुमराह हो रहा है, बेवजह का डर पैदा करके उससे अनड्यू इन्फ्लुएंस में जाकर कोई यदि कोई गलत काम करवाना चाह रहा है, तो उन लोगों को सजग करना भी हमारा दायित्व है। और इस दायित्व को निभाते हुए मैंने इस तरह की बातें को ये किया है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं अभी, जो मान के चलिए कि हम लोग इस तरह की घटनाओं का कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए समाज में, और जो लोग सजग हैं उनको अधिक से अधिक आपके इस खबर के माध्यम से शेयर करना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। क्योंकि पहले विरोध करने का जो तरीका था, रैलियां हुआ करती थी, लाखों लोग को जुटने में कितने मशक्क़त करने होते थे, और वहाँ पर भी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं आती थी, सामूहिक प्रतिक्रिया आती थी। लेकिन इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में हर आदमी एक साथ लाखों करोड़ों आदमी अपनी प्रतिक्रिया इंडिविजुअली इनबॉक्स में जाके दे सकते हैं। और विरोध करने का जो प्रतिक्रिया है उसमें आपको बहुत ज़्यादा माइक और लाउड स्पीकर लेने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटा सा एक बटन होता है, उसको आप शेयर करते हैं और अपनी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया, मैं यदि मेरी बात से आप असहमत हैं
तो आपको भी पूरी स्वतंत्रता है कि अपनी बात को आप रखिए, ताकि मैं उसको पढ़ूं तो ये जानूं कि मैं गलत कर रहा हूं या सही स्टेटमेंट दे रहा हूं, तभी तो लोग जानेगा, ऐसा नहीं है। और हाँ, लेकिन होता क्या कि अच्छे लोग चुप हो जाते हैं। 100 में देखेंगे कि यदि लोग हैं तो 99% लोग जो है सो छोड़ दिए, निष्क्रिय है, क्या करना है। लेकिन 1% जो उचक्के हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और इसीलिए जो है सो उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में ज़्यादा दिखने लगती है। तब अच्छे लोगों का मनोबल टूटता है, हताशा होता है। और इस तरीके से आप एक चीज़ जान लीजिए, आरती छोटू का प्रकरण ये केवल अररिया का इसको शर्मसार करने वाली घटना नहीं है, या आप और हम जो भी जो पिता हैं जिनके घर में माँ बहन इत्यादि हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक संदेश है कि आप इस चीज़ को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को फैलाइए, ताकि ये लोग डरे और इस तरह का कोई भी हरकत कोई ना करे। यदि रात में कोई घुसेगा तो हमारे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 103 है और 100 है, उसमें जान लेने की भी शक्ति दी गई है। उसी का उपयोग करते हुए यदि किसी की मौत होती है तो कोई अपराध के श्रेणी में नहीं आएगा। इसीलिए आप किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं, आपका अधिकार नहीं है। अधिकार स्वरूप आप किसी के घर में घुसेंगे तो आपके साथ छोटू जैसे जान गंवाया है, आपको भी जान गंवाने की संभावना हो सकती है। बहरहाल इतना ही कहकर हम चाहेंगे आपसे इजाज़त लें। इसी के